नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। पिछले लेक्चर्स में हमने किसी भी पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की बात की थी। जो दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे, लैंडफॉर्म्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। इस चैप्टर में हम एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट की बात करेंगे। वो एलिमेंट है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्रिवेलिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। दोस्तों, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया है कि विंटर सीजन्स में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। मई जून के मंथ में इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जून जुलाई के सीजन में यहाँ पे रेनी सीजन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, और इससे ये सब सवाल और इससे जुड़े कई सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 4 क्लाइमेट। दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट की। अक्सर हमें लगता है कि वेदर और क्लाइमेट एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि कभी आप न्यूज में सुनते हैं, वेदर फोरकास्ट के बारे में बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिटी में आज शाम को बारिश होगी, या मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, या और भी कोई एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि वेदर की जब फोरकास्ट होती है तो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताया जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताया जाता है। लेट्स से कि आज शाम को या नेक्स्ट डे के लिए या डे आफ्टर टुमारो, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो वेदर फोरकास्ट होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी पर्टिकुलर एरिया की बताई जाती हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो वेदर को हम डिफाइन कर सकते हैं, वेदर रेफर्स टू द state of the atmosphere or atmospheric condition over an area at any point of time। किसी पर्टिकुलर एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये हो गया वेदर। ठीक है, लेकिन अब क्लाइमेट की जब बात करते हैं तो क्लाइमेट और वेदर में थोड़ी सिमिलरिटी है। यह भी, क्लाइमेट भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में बताता है, बट क्लाइमेट बताता है एक लार्ज एरिया के बारे में, एक लार्ज एरिया के बारे में बताता है, और एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बारे में बताता है, एक लॉन्ग पीरियड के बारे में। ठीक है, अगर हम बहुत बड़े एरिया में और एक बहुत लंबे टाइम पीरियड पे कंसीडर करें तो ये बन जाता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को हम डिफाइन करेंगे, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से अबाउट 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर वैसे सेम थिंग्स हैं, बट क्लाइमेट रेफर करता है एक बड़े एरिया को और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब वेदर और एलिमेंट जैसे हमने बताया मोर और लेस सेम ही है, बट इसीलिए जो इनके बेसिक एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश। बारिश मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हेल स्टॉर्म्स की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, या वाटर की फॉर्म में। उनको कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भारत की बात करते हैं। तो भारत का क्लाइमेट कैसा है? तो भारत के क्लाइमेट को हम बेसिकली मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। यहाँ का क्लाइमेट मानसून से प्रभावित होता है, तो इस क्लाइमेट को हम मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। तो जो एशिया का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है और हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो यहाँ पर भी मोर और लेस क्लाइमेट मानसून टाइप का ही होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारा पूरे भारत में क्लाइमेट मानसून टाइप का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट अगर मानसून टाइप का है तो वेरिएशंस नहीं है, क्योंकि भारत तो एक विविधताओं वाला देश है। डाइवर्सिटीज तो भारत में बहुत हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है। दे आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। देखिए, अगर बात करें टेम्परेचर की, अगर जो वेरिएशंस हैं हमें टेम्परेचर के फॉर्म में या प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में अगर स्टडी करने की कोशिश करें भारत में, तो टेम्परेचर की भी बहुत वेरिएशन पाई जाती हैं। जैसे कि अगर समर सीजन में बात करें तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर अराउंड 50 डिग्री हो जाता है। बट अगर पहलगाम में बात करें, पहलगाम जो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर में देखिए 30 डिग्री का डिफरेंस है दिन के टेम्परेचर में। ठीक है, अगर विंटर्स की बात करें तो द्रास में टेम्परेचर रात के समय -45 तक जा सकता है, -45 डिग्री सेल्सियस।
मीन्स 0 डिग्री जहाँ पे बर्फ जम जाती है उससे भी 45 डिग्री नीचे। और जबकि तिरुवनंतपुरम में ये टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही प्लीजेंट होता है। तो ये होगी बात टेम्परेचर की जो भारत में वेरी करता है। ठीक है। और अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें प्रेसिपिटेशन की बात करें, बारिश की बात करें, तो ये भी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि इसकी फॉर्म है उसमें भी चेंज आता है। कहीं पे ओलावृष्टि होती है, कहीं पे स्नोफॉल होता है, कहीं पे नॉर्मल बारिश होती है, और इसकी भी वेरिएशंस होती हैं। किसी सीजन में बारिश होती है, किसी सीजन में बारिश नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में बारिश होती है, किसी एरिया में बारिश नहीं होती है। जैसे कि हमारा जो हिमालय का जो अपर पार्ट है, ठीक है, अपर हिमालय जो हिमालय की जो हाइट कितनी है, अराउंड 6000 मीटर जो एवरेज हाइट है अपर हिमालय की, हिमाद्री जिसको बोलते हैं, वहाँ पे स्नोफॉल होता है। और बाकी जो देश के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पे रेन होती है, रेनफॉल होता है। ठीक है। और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, साल भर में जो एवरेज बारिश होती है, मेघालय में देखेंगे सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। बट लद्दाख में, लेह लद्दाख जो बहुत ठंडा एरिया है, या फिर वेस्टर्न राजस्थान जैसे कि हमारा थार डेजर्ट है, वहाँ पे जो बारिश होती है 10 सेंटीमीटर से भी कम हो सकती है। आप देख रहे हैं कितना वेरिएशन है, एक जगह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है और एक जगह 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। ठीक है। और जो भारत का जो ज़्यादातर देश है, भारत का जो ज़्यादातर एरिया है, उसमें बारिश होती है मानसून की वजह से। और मानसून कब आ जाता है? मई के लास्ट में या जून में शुरू हो जाता है, और जून से लेके सितंबर तक लगभग पूरे भारतवर्ष में बारिश इस पीरियड में होती है। लेकिन जो तमिलनाडु का कोस्ट है वहाँ पर बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर में, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। ठीक है। तो ये भी एक वेरिएशन है, बारिश के टाइम में भी वेरिएशन है। ठीक है। और जो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरिया जो कोस्ट से लगे हुए एरियाज हैं, समुद्र से लगे हुए एरिया हैं, जैसे हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, अगर एरियाज की बात करें जैसे मुंबई का एरिया है या हमारा कोलकाता का रीजन है, हावड़ा का रीजन है, वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन कम होता है। ठीक है। लेकिन जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली जैसे इंटीरियर में है काफ़ी, यहाँ पे कोई भी आसपास समुद्र नहीं है, तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। लाइकवाइज सीजनल कंट्रास्ट भी इंटीरियर में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करें तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो बारिश कम होती जाती है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में बारिश ज़्यादा होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश कम होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और कम हो जाएगी, पंजाब की तरफ आते आते बारिश और कम होती जाएगी। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में तो बारिश कम होती जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं भारत में, सीजनल वेरिएशंस भी हैं, स्पेशियल वेरिएशंस भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे, बहुत सारी विविधता हैं। हम ब्रॉडली भारत की क्लाइमेट को मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं, बट इसमें भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है। और इसी की वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट्स हैं, क्लोथ्स जो हम पहनते हैं और जो घर बनाते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जैसे जहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे छत हमारी स्लांटिंग होगी ताकि जो बारिश का पानी ना ठहर पाए, और जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल छत बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है। और जहाँ बारिश होती है वहाँ पे स्लैंटिंग छत होती है नॉर्मली इस तरह से, ताकि बारिश का पानी बह जाए। तो इस तरह से सीजन्स की वजह से भी हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी फूड हैबिट्स में, हमारी क्लोथिंग में, हमारे घरों में वेरिएशन पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइमेट को, किसी भी एरिया की क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी एरिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे उनमें से हैं एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियनिक करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। देखो, अगर लैटिट्यूड की बात करते हैं तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, लैटिट्यूड ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये हमारा पोल है, नॉर्दर्न पोल कितना है 90 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा साउदर्न पोल है 90 डिग्री साउथ। ठीक है। ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर।
अगर हम इक्वेटर से दूर जाएं, नॉर्थवार्ड जाएं या साउथवार्ड जाएं, तो टेम्परेचर कम होता है। इक्वेटर पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और पोल पे, नॉर्थ पोल पे या फिर साउथ पोल पे टेम्परेचर मिनिमम होगा। तो इक्वेटर से अगर पोल वार्ड्स जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है उसके बेसिस पे वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अगर बात करें एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ठीक है। हाइट पे अगर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है थिन होता जाएगा और जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर कम होगा। इसी वजह से जो हमारे जो हिली रीजन्स हैं, जैसे ऊटी है, हमारी मसूरी है, देहरादून है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। हिमालय की चोटियों पे जाते हैं तो बर्फ़ जमी होती है, स्नो कवर रहती है, क्योंकि वहाँ का एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। देखो, प्रेशर और विंड सिस्टम भी एक एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। जैसे विंड अगर चलती है, हवाएं तेज चलती हैं, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर प्लेजेंट हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन हवाएं चलती क्यों हैं? हवाएं चलती हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अगर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, टेम्परेचर जहाँ पे कम होता है वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती हैं। इसकी तरह से विंड फ्लो करती हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। एक और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखो, समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है टेम्परेचर वेरिएशन बढ़ जाती है। जैसे अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंट सीजन्स में भी अगर बात करें तो टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट उसके उलट अगर दिल्ली में बात करते हैं तो दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर आता है, ठीक है। और डिफरेंट सीजन्स में भी काफ़ी अंतर आता है। अगर बात करें जनवरी की, तो जनवरी में दिल्ली का तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री तक पहुंच सकता है। और अगर हम मई जून की बात करें तो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो देखिए कितना ज़्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर में। बट मुंबई में इतना वेरिएशन नहीं होता है। अगर हम और भी इंटीरियर में जाएं, जैसे अगर हम जैसलमेर की बात करें या चूरू की बात करें जो राजस्थान में है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे दिन और नाइट के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, या फिर विंटर और समर के सीजन में भी काफ़ी अंतर होता है। जैसे यहाँ पे 50 डिग्री तक पहुँच जाता है समर में तापमान, और विंटर्स में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो अगर समुद्र से दूरी बढ़ती है तो टेम्परेचर वेरिएशन बढ़ जाता है। अगर बात करें ओशियन करंट्स की, ओशियन करंट भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर को और अल्टीमेटली क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। जहाँ से अगर कोल्ड ओशियनिक करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, और जहाँ पे हॉट ओशियनिक करंट फ्लो करते हैं, वार्म ओशियनिक करंट्स जहाँ से फ्लो करती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर वार्म हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटेन में क्लाइमेट बहुत ठंडा होना चाहिए, लेकिन हमारी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, मतलब जो कोल्ड एक वार्म करंट है, इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत प्लीजेंट होता है, ठीक है। अगर बात करें रिलीफ फीचर्स की, रिलीफ फीचर्स भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंज है, हिमालय माउंटेन रेंज। तो इसकी वजह से सेंट्रल एशिया से जो विंटर्स में बहुत ठंडी हवाएं आती हैं वो ठंडी हवाएं नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो विंटर्स हैं बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग नहीं होती है। मतलब ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच में रहता है और इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हिमालय की वजह से। अगर हिमालय से दूसरी तरफ देखें, नॉर्थ वाइड साइड देखें, साइबेरिया में देखें, तो साइबेरिया में टेम्परेचर तो बहुत कम चला जाता है, -0 से -40 तक पहुंच जाता है, 45 तक पहुंच जाता है। तो जो ठंडी हवाओं को हिमालय रोकता है। रिलीफ फीचर हैं जो हमारे एक कंट्रोल करते हैं पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को, ठीक। ये तो बात हो गई डिफरेंट फीचर्स की, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स की जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत के जो क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर बात करें लैटिट्यूड की, तो भारत की लैटिट्यूडनल पोजीशन आपको पता ही है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
हमारे भारत के लगभग बीच से गुजरता है, रन ऑफ कच्छ से लेके वेस्ट साइड में मिजोरम तक, ईस्टर्न साइड में। ठीक है, तो लगभग आधा कंट्री हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में रह जाता है और आधा कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से भारत में जो क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट भी होता है और सब ट्रॉपिकल टाइप का भी। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग बीच से गुजरता है, तो दो डिफरेंट क्लाइमेट में डिवाइड कर देता है भारत को। तो ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट भी है हमारे यहाँ पे। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ वार्ड देखेंगे तो ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ वार्ड देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है। ठीक है, अगर एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो हम जैसे हमारे जो नॉर्थ इंडिया में माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, जिसकी एवरेज हाइट अराउंड 6000 मीटर है। ठीक है, और जो हमारे कोस्टल एरिया है उनकी जो एलिवेशन है सी लेवल से वो अराउंड 30 मीटर है। तो कितना ज़्यादा वेरिएशन है, एक तरफ हमारे यहाँ पे माउंटेन्स हैं और दूसरी तरफ कोस्टल रीजन्स हैं, वो अराउंड सी लेवल पर ही है। अराउंड सी लेवल से एलिवेशन करीब 30 मीटर है, ज़्यादा नहीं है। तो जो हाइट पर हैं जो रीजन्स, जैसे हमारा मसूरी है, देहरादून है, दार्जिलिंग है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और जो सी लेवल पर हैं यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा हिमालय के बारे में हमने बताया ही कि जो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, रोकता है, जिसकी वजह से हमारे जो विंटर हैं बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते, माइल्ड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर एंड प्रेशर विंड्स की। ठीक है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो गवर्न होते हैं प्रेशर और विंड से। ठीक है, अगर हमारा भारत देश की अगर बात करें तो हमारा भारत लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जोन में। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जोन में हम कैसे बोल सकते हैं, जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन जो क्रिएट होता है वहाँ से विंड ब्लो करती है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई रीजन से। ठीक है, इसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में होते हैं। दीज विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, वहाँ से विंड स्टार्ट होती हैं और इक्वेटर की तरफ जाती हैं, क्योंकि इक्वेटर पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे मैक्सिमम हीटिंग होती है, मैक्सिमम हीटिंग होने की वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट है और इस तरह से विंड का फ्लो होता है। ठीक है, जो विंड आती है हमारी यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है, एक नई डेफिनेशन और आ गई। चलो कोरियोलिस फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स बोलता है एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन से एक फोर्स क्रिएट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर कोई भी विंड ब्लो कर रही है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर कोई भी विंड चल रही है साउदर्न हेमिस्फीयर में तो वो एक्चुअल पाथ से अपने जो इंटेंडेड पाथ है उससे लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए, जब नॉर्दर्न में बात करें तो ये विंड का पाथ था ये वाला, ठीक है, ऐसी विंड फ्लो करनी चाहिए थी, बट ये एक्चुअल पाथ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो विंड को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये लेफ्ट वार्ड इसका डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, इस फोर्स को बोलते हैं हम कोरियोलिस फोर्स, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फेरेल्स लॉ। ठीक है, ये लॉ जिसकी वजह से ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं फेरेल्स लॉ, और जो फोर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे। जो हमारी विंड ब्लो कर रही थी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी राइट में। ठीक है, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड एरिया। जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ से भारत की तरफ जो विंड्स आ रही हैं वो केवल लैंड एरिया से आती हैं। ठीक है, कुछ बीच में छोटी छोटी वाटर बॉडीज हो सकती हैं, रिवर्स वगैरह, तो ज़्यादातर
एरिया लैंड है, कोई ओशियन नहीं है, तो अपने साथ में कोई भी मॉइस्चर लेके नहीं आती हैं ये विंड्स। ठीक है, अगर कोई मॉइस्चर नहीं है तो बारिश नहीं होगी ऑब्वियसली। अगर बारिश नहीं होगी तो पूरा जो भारत का रीजन है वो एरिड जोन बन जाना चाहिए, मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि जो विंड का डायरेक्शन है, जो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन की तो बात करी हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन ये डायरेक्शन एकदम शिफ्ट हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है। ये चेंज क्यों होता है? ये चेंज होता है मानसून की वजह से। जब मानसून विंड आती हैं तो डायरेक्शन, जो भी प्रिवेलिंग विंड्स हैं भारत में, उनका डायरेक्शन एकदम से चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से भारत में मानसून आता है और बारिश होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत एरिड जोन नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत की क्लाइमेट के लिए मानसून। इंडियन मानसून अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है, जिसको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। हालांकि इस पर बहुत स्टडी भी हुई है, बट स्टिल इस पर अभी और बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात होगी कोरियोलिस फोर्स की। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट की, और डिटेल में बात करते हैं। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। यूनिक तो है ही अपने आप में। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे, ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चल रही है, इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि भारत का क्लाइमेट एरिड टाइप का होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। बट ड्यूरिंग विंटर देर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयज। हिमालय के नॉर्दर्न साइड में बहुत हाई प्रेशर एरिया होता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियंस टू द साउथ। ठीक है, इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो ये कंडीशंस हैं जो पिछले स्लाइड में हमने देखी थी, वही कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमने बोला कि भारत को एरिड टाइप का क्लाइमेट होना चाहिए। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउथर्न इंडियन ओशियन in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right because of Coriolis forces towards the low pressure area over the Indian subcontinent। ठीक है, गर्मियों में क्या होगा? हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा इंटीरियर ऑफ एशिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। क्यों होगा? क्योंकि गर्मी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो विंड्स का डायरेक्शन था वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्ली से अब साउथ ईस्टर्ली विंड हो जाएंगी। साउथ ईस्टर्ली विंड्स कहाँ से ब्लो करेंगी? इक्वेटर के साउथ से। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, तो ये साउथ ईस्टर्ली से हो जाएंगी साउथ वेस्टर्ली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून विंड्स। ठीक है, दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस। ओशियन से होके आएगी, जैसे इंडियन ओशियन से होके आएगी ये। गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग्स वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया, और जिसकी वजह से भारत में बारिश होगी। ठीक है, ये तो एक ब्रीफ में हमने बता दिया मानसून के बारे में। मानसून के बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं जेट स्ट्रीम्स की, अपर एयर सर्कुलेशन की। अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन, भारत के रीजन की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न पार्ट की बात कर रहे हैं। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या है? अब जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Jet stream, there are a narrow belt of high altitude, about 12,000 meter, westerly winds in the troposphere। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर में स्ट्रेटोस्फेयर। हमारे जो वेदर रिलेटेड फिनोमिना है वो सारे होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। तो ये वेस्टर्ली विंड्स हैं, वेस्ट साइड से ओरिजिनेट होती हैं। इनकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर से 184 किलोमीटर पर आवर तक वेरी करती है। विंटर सीजन में स्पीड ज़्यादा होती है और समर सीजन में स्पीड कम होती है। ठीक है, अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड।
द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। मिड लैटिट्यूड मिड लैटिट्यूड मीन्स 45 डिग्री के अराउंड, ठीक है। और सब ट्रॉपिकल रीजन आपको पता ही है 23.5 डिग्री मतलब 30 डिग्री के आसपास। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड्स एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। These jet streams are located approximately over 27 to 30 degree north latitude. Therefore, they are known as subtropical westerly, subtropic region है, वेस्ट से फ्लो करती हैं इसलिए वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय। साउथ ऑफ द हिमालय मीन्स जो नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स हैं वो रीजन। ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। समर में नहीं ब्लो करती हैं, समर में चलती तो हैं, यहाँ पे हम बोले हैं कि 184 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती हैं समर, 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती हैं समर में। बट समर सीजन में अपना ये जहाँ से जिस एरिया से फ्लो करती हैं वो डायरेक्शन बदल लेती है, ठीक है। एरिया जिस एरिया में प्रिवेल होती हैं वो एरिया चेंज हो जाता है, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया की जो बात कर रहे हैं, साउथ ऑफ हिमालयज की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर उस समय नहीं फ्लो करती हैं। The western cyclonic disturbance experienced in the north and northwestern part of the country are brought in by westerly flow. अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ठीक है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, देखो जो विंटर सीजन में जो बारिश होती है, मानसून रेन तो नहीं होती है, वो रेन होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में अगर हम आगे पढ़ते हैं, पहले इसको कंक्लूड कर लें। The western cyclonic disturbance experienced in the north and northwestern part of the country are brought in by this westerly flow. In summer, subtropical westerly jet streams moves north of the Himalayas with the apparent movement of the sun. जो सन का जो मूवमेंट होता है, एपेरेंट मूवमेंट, हमने एपेरेंट वर्ड यूज किया। एपेरेंट क्यों किया, क्योंकि सन मूव नहीं करता है, अर्थ रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि सन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं एपेरेंट मूवमेंट। समर टाइम में जो समर सोल्स्टाइस में इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सन का जो एपेरेंट मूवमेंट होता है, उस समय ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हिमालय के नॉर्थ साइड में चली जाती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे बोला था ना कि एक्सेप्ट समर सीजन, ठीक है। जेट स्ट्रीम ब्लो करती हैं बट इस एरिया में ब्लो नहीं करती, ठीक है। समर सीजन में ये शिफ्ट हो जाती हैं हिमालय के नॉर्दर्न साइड में। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एरिया वही रहता है, सब ट्रॉपिकल एरिया ही, ईस्टर्न साइड से आती हैं, तो इसलिए सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ, ठीक है। समर मंथ में ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लो करती है। अब बात करते थे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। देखो ये मेडिटेरियन सी है, जो अफ्रीका और यूरोप के बीच का जो एरिया है, दैट इज मेडिटेरियन सी। जो मेडिटेरियन सी से जो विंड्स ब्लो करती हैं, क्योंकि ये समुद्र है, ओशियन है, तो यहाँ से विंड ब्लो करेगी तो अपने साथ में मॉइस्चर लेके आएगी, और विंड इधर आ रही है, इधर आ रही है। और नॉर्थ इंडिया में हमें क्या होता है, विंटर सीजन में बहुत ठंड होती है, ठंड की वजह से कंडेंसेशन होगा विंड्स में जो भी मॉइस्चर है उसका, और जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। तो हम बोलते हैं इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये बारिश हो रही है। वेस्टर्न साइड से जो हवाएं आ रही हैं, पाकिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, और क्योंकि ये यहाँ से मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट हुई है, इसलिए मॉइस्चर होता है। और इसको प्रेडिक्ट करना भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट किया, मॉइस्चर इन्होंने एब्जॉर्व किया, और ये फ्लो यहाँ से है, तो यहाँ पे जो इस एरिया में जो बारिश हो रही है, उससे हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया में ये विंड कब तक पहुँचेगी और इससे बारिश कब होगी, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, देखो मानसून को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को प्रेडिक्ट करना बहुत ईजी होता है। सर्दियों में जो बारिश की डेट जो मौसम विभाग नॉर्मली जारी करता है, उस दिन बारिश होती ही होती है, 99% बारिश होती है, ठीक है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो गया हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हालांकि डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा भी देख लेते हैं।
Tropical cyclones occur during the monsoon as well as in October, November, and are part of easterly flow. These disturbances affect the coastal regions of the country. Have you read or heard about the disaster caused by them in Odisha and Andhra Pradesh coast? देखो ज़्यादातर जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं वो उड़ीसा और आंध्रा या वेस्ट बंगाल के कोस्ट पर आते हैं। आप कह सकते हैं हमारी ईस्टर्न कोस्ट पे या फिर बे ऑफ बंगाल में आते हैं ज़्यादातर ये साइक्लोन्स। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, अब तक के इस चैप्टर में हमने इंडियन क्लाइमेट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। हमने भारत में डिफरेंट रीजन्स में जो क्लाइमेट की वेरिएशंस हैं उसके बारे में पढ़ा। क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट जो भी रीजन्स हैं जैसे कि लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड या डिस्टेंस फ्रॉम द ओशियंस, इन सब के बारे में पढ़ा। हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में भी पढ़ा जैसे कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ा, हमने जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा। दोस्तों, ये सब तो भारत के क्लाइमेट के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो अभी बाकी है वो है मानसून। मानसून इंडियन क्लाइमेट का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसी वजह से इंडियन क्लाइमेट को मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है। मानसून के बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई है, लेकिन स्टिल जो भी रिसर्च हुई है वो नाकाफ़ी है। मानसून के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मानसून के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।